तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हाई स्कूल टॉपर्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके 2026 और 2027 का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो उस सेशन की आज पहली क्लासेस हिस्ट्री की मैं लेने जा रहा हूं। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा चैप्टर, आपके हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका बच्चा नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो चैप्टर है ये आपके क्लास 9th का जो पहला चैप्टर था यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद की ही कहानी है। ठीक है, उसके बाद की ही कहानी है, क्योंकि देखो बेटा, फ्रांस के लिए एक कहावत कही थी किसी ने, उसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। इसका मतलब था कि फ्रांस में जब क्रांति होती है तो वो क्रांति पूरे यूरोप में फैल जाती है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो फ्रांस बेटा वो जगह थी जहां से पूरे यूरोप में क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो बच्चा, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारी जो ये कहानी है, एक चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखना। देखो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये लास्ट कहाँ तक चलने वाला है। देखो हमारी कहानी 1815 से स्टार्ट होकर 1914 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध तक चलेगी। यानी कि ये चैप्टर आपका तब खत्म होगा जब हम प्रथम विश्व युद्ध पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले याद रखना, हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है फेडरिक सरयू की विश्वव्यापी लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों की सपना। यानी कि फेडरिक सरयू बेटा एक पेंटर हैं, एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, जिन्होंने, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने एक कल्पना की। कैसी कल्पना की तो देखना समझना है यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फेडरिक सरयू ने विश्वव्यापी लोकतांत्रिक एवं सामाजिक गणराज्यों का एक सपना देखा। विश्व पर 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। यानी कि इन सपनों को जो इन्होंने देखा था, इस पर इन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, उसमें से एक चित्र हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या दिखाया गया है कि स्वतंत्रता का एक रूप दिखाया गया है। क्या दिखाया, कौन है वो स्वतंत्रता को, तो यहाँ पे समझिएगा कि सैरियू ने स्वतंत्रता को एक महिला की आकृति के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, महिला की आकृति के रूप में चित्रित किया है, जिसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है। क्या है, कौन सी मशाल है बेटा, ज्ञानोदय की मशाल है, यानी कि ज्ञान की मशाल है। ठीक है, दूसरों व मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र भी कहा जा रहा है। ठीक है, अगला क्या इन्होंने दिखाया है इस पेंटिंग में, निरंकुशवाद का अंत दिखाया है, यानी कि मोनार्ची सिस्टम बिल्कुल खत्म दिखाया है इन्होंने। ठीक है, प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संसाधनों एवं ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। यानी कि जो ज्ञान की जो मूर्ति है उसके ठीक सामने बहुत सारे मोनार्च जो हैं वहाँ पे ध्वस्त हो चुके हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है। ठीक है, विश्व में भाईचारा, देखो विश्व में भाईचारा दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि आकाश में ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्यों को ये दिखा रहे हैं, जिनका उपयोग कलाकार की दुनिया में राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा जरा उस पेंटिंग पे देखो, हम लोग नजर डालते हैं। सबसे पहले देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पे एक पेंटिंग है जिसके हाथ में क्या है, एक ज्ञान की मशाल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेंटिंग है जिसे हम स्वतंत्रता का एक रूप मान रहे हैं, और इनके हाथ में क्या है बेटा, एक ज्ञान की मशाल है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, छोटे 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 यहाँ पे क्राउन्स पड़े हुए हैं। राजा जो अपने सिर पे क्राउन पहनते थे ना, वो क्राउन्स पड़े हुए हैं कि राजा वहां से हटा दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्या किया, ऊपर देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपके ईसा मसीह आपको दिखाई दे रहे हैं, फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग देवता संत दिखाई दे रहे हैं। ये सब क्या मिल रहे हैं, एक साथ मिलकर ये लोगों को आशीर्वाद यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, ये आशीर्वाद दिखा रहा है कि लोग बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और यहाँ पे सबको मिलजुल के रहना चाहिए। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, अगर मैं बोलूं, अगर मैं इन्हें इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता की मूर्ति मानता हूं, तो देखो जो भी इस मूर्ति को सबसे पहले पार कर ले रहा है वो स्वतंत्र हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फ्रांस का झंडा है बेटा। ठीक है, ये फ्रांस का झंडा है। तो हम देख सकते हैं कि पूरे यूरोप में सबसे पहले किसको स्वतंत्रता मिली, फ्रांस को मिली। उसके बाद आप देखिए पीछे बहुत सारे देश आ रहे हैं, जर्मनी, इटली, है ना, तमाम देश यहाँ पे आ रहे हैं, और देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो ध्वस्त हो चुकी हैं, यानी कि पूरे के पूरे राजतंत्र को इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये पेंटिंग आपको ये बताती है कि किस प्रकार का सपना जो था वो फेडरिक सरयू ने देखा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों आगे क्या है, अगर मैं बात करूं राष्ट्र राज्य की, देखिए अगला टॉपिक है आपका कि राष्ट्र राज्य का उदय। तो सबसे पहले जानते हैं, उदय तो हम बाद में समझेंगे, राष्ट्र राज्य होता क्या है ये जानते हैं सबसे पहले। देखो बेटा, राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है उसका अर्थ एक ऐसे क्षेत्र से है जहां पे अधिकांश नागरिक शासक एक साझा पहचान, साझा इतिहास तथा विरासत की भावना विकसित करते हैं। ठीक है, देखो इसको अगर मैं सरल भाषा में तुम्हें समझाऊं तो बेटा, एक ऐसा देश जहां पे एक ही प्रकार की सोच वाले लोग, एक ही प्रकार के देवता को पूजने वाले लोग, एक ही प्रकार की भाषा को बोलने वाले लोग, ये सभी चीजें जहां पे एक ही प्रकार के राज्य में होती है, तो हम उस राज्य को राष्ट्र राज्य कहते हैं। और क्रांति के बाद क्या होता है बेटा, देखो अगर मैं बात करूं तो फ्रांसीसी क्रांति यानी कि 1789 के बाद,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे 1789 की अगर मैं बात करूँ, देखो 1789 के बाद क्या होता है कि यहाँ पे राष्ट्र राज्य की जो भावना है वो बहुत तेजी से बढ़ना चालू हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखो बेटा, तो ये पूरे यूरोप का एक मैप है, ठीक है। ये क्या है, पूरे यूरोप का एक मैप है। अब आप उसको ध्यान से देखो तो मैंने इसको सिर्फ एक ही रंग में देखो रंगा गया है। यहाँ पे ये जो रंग है ये क्रांति के रंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बता रहा है कि पूरा यूरोप क्या है, एक ही प्रकार की सोच को साझा कर रहा है, और इसी प्रकार की सोच को हम राष्ट्र राज्य कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए बच्चा क्या है, आगे है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला आपका, और ये हर साल लगभग आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखो बेटा, हमारा क्लास 9th का जो सिलेबस था वो खत्म कहाँ पे हुआ था, वो खत्म उस जगह पे हुआ था जहाँ पे हमने नेपोलियन को राजा, यानी कि सन 1804 में नेपोलियन राजा बन गए थे, हमने वहाँ पे अपना सिलेबस खत्म किया था। देखिए, तो यहीं से शुरुआत होती है कि नेपोलियन संहिता, जिसे हम नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं, सन 1804 में ये पारित हुआ है। तो देखो यहाँ पे समझना कि नेपोलियन बोनापार्ट ने सन 1804 में एक नागरिक संहिता लागू की। क्या किया, एक नागरिक संहिता लागू की, जिसे नेपोलियन के संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक व्यवस्था में अधिक तर्कसंगत और कुशल बनाना। देखो बेटा, जब भी कोई नया राजा आता है तो अपने साथ नए नियम और नए कानून लेके आता है। वैसे ही बेटा बेटा नेपोलियन वहाँ का राजा बनता है ना, फ्रांस के राजा बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने साथ नए नियम कानून लेके आते हैं, जिन्हें हम सिंपल सी बात कहें तो नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे नियम लिखे, कुछ नियम बहुत अच्छे भी थे, कुछ नियम बहुत बुरे भी थे, जिनकी वजह से बाद में लोगों ने इनका विरोध करना शुरू किया। तो सबसे पहले हम कुछ नियमों को देखते हैं। देखो बेटा, तो इस नियम में क्या विशेषताएं थी समझिएगा। पहला, इन्होंने क्या किया था, विशेष अधिकारों का अंत कर दिया था। अब कैसे विशेष अधिकार किसको दिए गए थे, तो देखो बेटा, इनमें जन पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे समझिएगा बेटा, वहाँ फ्रांस में क्या था, या फिर अगर मैं पूरे यूरोप की बात करूँ तो जैसे वहाँ पे राजतंत्र चल रहा, तो राजतंत्र में क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो अधिकारी है वो राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसी प्रथाएं वहां पे चलती थी। तो जन्म सिद्ध अधिकार था लोगों के पास, चाहे वो निकम्मे ही क्यों ना, उनको राजा बना दिया जाता था। तो इसने इसे खत्म कर दिया। कानून के समक्ष सभी की बराबरी करी इसने, यानी कि इसने कहा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर आप लॉ की बात करें तो मैं कानून के अंदर सभी को समानता प्रदान कर रहा हूं, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई और हो। ठीक है, नागरिकों की संपत्ति के अधिकार को क्या किया इसने, सुरक्षित बना दिया। नागरिकों की संपत्ति के अधिकार को इसने सुरक्षित बना दिया। अगर आपको याद हो तो बेटा क्लास 9 में हमने फ्यूडल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, आपको याद हो, हिंदी में हम इसे सामांती प्रथा कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये याद हो तो हम इसे सामांती प्रथा कहते हैं। देखो, इस सामांती प्रथा में क्या हुआ था बेटा, सामांती प्रथा में क्या था कि कोई भी ऊंचे दर्जे का इंसान आता था, किसानों के पास से उनकी जमीनों को बिना उनकी मर्जी के छीन के लेके चला जाता था। इसको हम सामांती प्रथा कहते हैं। तो इसकी वजह से किसान बड़े परेशान रहते, तो इसने इसे खत्म कर दिया। उसके अलावा क्या किया इसने, शहरों में कारीगरों और जितने भी ऋण संघ थे, ऋण संघ का मतलब जो भी लोन देने का अधिकारी है, बैंकों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वहां पे उनकी बात हो रही है, उस पर इसने अपना नियंत्रण बिल्कुल सभी का हटा दिया। यानी कि इसने कहा कि आप अब अपने तरीके से अपने हिसाब से लोन्स दे सकते हो, चाहे आप उसका इंटरेस्ट रेट कितना भी रखो, और कम से कम रखना ताकि सभी लोगों को फायदा हो जाए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपके नेपोलियन है, एक बार देख लो इनको, दिखने में तो बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे घोड़े में बैठे हुए हैं, पर इनकी शक्ल में मत जाना, अभी इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, फिर हम जानते हैं कि ये कैसे हैं। ठीक है बच्चों, देखो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे समझना कि अभी तक हमने जाना कि उन्होंने अच्छे काम क्या किया, उन्होंने कुछ खराब भी किया होगा। मैंने जैसे अभी शुरुआत में ही बताया था कि लोग इनका विरोध करें, तो कुछ तो कारण होगा ना विरोध करने का। देखो विरोध करने का कारण था, जैसा कि हम नेपोलियन संहिता के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे समझिएगा कि नेपोलियन ने अपने शासन क्षेत्रों में सन 1804 में नागरिक संहिता, जिसे हम नेपोलियन कोड के माध्यम से कई क्रांतिक और प्रशासनिक सुधार करने की कोशिश करी थी, किए थे। जैसे कि कानून के समक्ष सबकी समानता, मैंने अभी बताया है आपको, संपत्ति का लोगों को अधिकार दे दिया था, सुरक्षित कर दिया था। शुरुआत में हॉलैंड, अब यहाँ से देखिए ध्यान से समझिएगा कि शुरुआत में क्या था। देखिए यहाँ पे आपको चीज़ें आप ऐसा करना, पॉइंट में लिखना, ठीक है, मैंने एक साथ लिखा हुआ है, आप इसको पॉइंट में लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिए, शुरुआत में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रसेल्स, ठीक है, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रसेल्स ने क्या किया था, कई स्थानों पर फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता की मसीहा के रूप में स्वागत किया गया था। यानी कि अगर आप देखो, जब भी नेपोलियन अपनी सेना के साथ कहीं पे जाते थे ना, तो लोग उन्हें कहते थे कि स्वतंत्रता का मसीहा आए हुए हैं, अब ये हमें क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिलाएंगे। लेकिन बेटा पता है, जहां जहां नेपोलियन जा रहा था ना, वहाँ स्वतंत्रता तो जरूर मिल रही थी, लेकिन वहां पे अपना शासक बना ले रहे थे। क्योंकि बेटा नेपोलियन का एक सपना था। क्या सपना था, मैं बताता हूँ उनका सपना क्या था। मैं मतलब था, तो उन्होंने मुझे अपना सपना वहाँ पे बताया था। मैं बहुत पुराना इंसान हूँ, ठीक है, तो उन्होंने मुझे अपना सपना बताया था। सपना उनका ये था कि उनको पूरे विश्व पर राज करना था। पूरे विश्व पर राज करने के लिए उन्हें कोई बहुत बड़ी सेना की जरूरत थी, तो वो ऐसा कर रहे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे याद रखिएगा कि इन्होंने क्या ऐसी चीजें करी थी जो लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तो पहला देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव था इनकी सरकार में, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, कोई भी राजनीति में आके शामिल नहीं हो सकता था इनके चुने बिना। उसके अलावा कर में इन्होंने वृद्धि कर दी थी, यानी कि इन्होंने टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, इंक्रीज द टैक्सेशन
उसके बाद इन्होंने सेंसरशिप लगा दी थी। देखो ये एक छोटा सा वर्ड है, बट आपके एग्जाम में पूछ लेता है, बच्चे नहीं जवाब दे पाते, तो मैं आपको बता देता हूँ सेंसरशिप किसे कहते हैं। सेंसरशिप का बेटा मतलब होता है कि बिना जो जो भी वहाँ पे राजा है, जो भी सरकार चला रहा है, बिना उसकी आज्ञा के आप उसके खिलाफ ना ही अच्छा और ना ही बुरा, यानी कि पूरी की पूरी मीडिया को ये कंट्रोल कर सकते हैं सेंसरशिप लगा के, ना कोई भी बुरा आप छाप नहीं सकते। और आप बताओ कोई भी राजा या कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर हो या जो भी हो हमारे सरकार को चला रहे हो, क्या वो चाहेंगे उनके बारे में कोई गलत बातें पब्लिक को पता चले, है ना, कोई नहीं चाहेगा। तो बस यही चीज़ बेटा वहाँ पे हो रही थी, ठीक है। सेंसरशिप हटा दिया था और सेना में जबरन भर्ती करने लगे थे। सेना देखो पहले लोगों को भर्ती नहीं किया जाता था, बाद में इन्होंने भर्ती करना शुरू किया तो लोग खुश हो गए, लेकिन फिर जबरन भर्ती करने लगा। मतलब अगर किसी घर में केवल एक ही पुत्र होता है जो अपने माँ बाप की मान लो बुढ़ापे की लाठी होता है जो उनको चलाए भैया खाना पाना खिलाए, तो उनको वो नहीं मिल रहा था, ठीक है। वो क्या कर रहा था, उसे खींच के ले जा रहा था भैया सेना में कि आप सेना में आइए और आप हमारे साथ चलेंगे, ठीक है। अगर आप देखो तो बेटा ये जो नेपोलियन कोड है ना, इसकी बुक्स लगभग ऐसी थी। जब हमारे यहाँ पे जब नेपोलियन कोड बेटा लिखा गया था, तो नेपोलियन कोड पहले तो क्या किया गया था बेटा, पेपर्स में लिखे गए थे। तो आप देखें तो लगभग नेपोलियन कोड ऐसा था। और जब अगर आप देखें तो यहाँ पे नेपोलियन जब राजा बने थे, जब उनकी ताजशाही हुई थी 1804 में, ठीक है, तो उनकी एक पुरानी फोटो हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। चलो अब देखो, आज के लिए बेटा इतना ही। आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और जितने भी बच्चे उनको शेयर कर देना है। इससे क्या होगा बच्चा, कि जितने भी बच्चे अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है या फिर करने वाले हैं या फिर चैनल ढूंढ रहे हैं जिनको वहाँ पे पर्सनल अपडेट मिल जाए, देखो मैं आपका एक बड़े भैया की तरह हूँ, है ना, मैं आपका रौनक भैया हूँ, आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। मैं हमेशा आप हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा, वरना फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपने अगर आप चाहोगे तो मैं आपको वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि आपको जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको अगर कुछ भी इसमें ना समझ में आ जो मैंने पढ़ाया, जल्दी से कमेंट करो ताकि मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर पाऊँ, ठीक है बच्चों। चलो फिर मिलते हैं।